मिला करके देखा जाए तो जो है आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है खिलजी वंश और खिलजी वंश के अंतर्गत जो है अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के अंतर्गत जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताया जा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316, 1296 से 1316 ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी हुए, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी शासक साबित हुए। साम्राज्यवादी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। जैसे इन्होंने गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, राजस्थान को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, राजस्थान के अंतर्गत रणथंभौर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, चित्तौड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और फिर अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया। और दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान के पीछे इसका एकमात्र उद्देश्य था और वो उद्देश्य था धन प्राप्ति। वह उद्देश्य था इनका क्या? धन प्राप्ति। धन प्राप्ति के उद्देश्य से ही इन्होंने जो है आपको दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारतीय अभियान के अंतर्गत देवगिरी का अभियान किया, वारंगल या तेलंगाना का अभियान किया, मदुरै का अभियान किया, पांड्य या मदुरै का अभियान किया। ये तमाम राज्य के अभियान किए और सभी क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। और देखिए कहा जाता है जैसे को तैसा, जो जैसा होता है उसके साथ इन फ्यूचर वैसा हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था और फिर अपने चाचा और ससुर की हत्या कर इन्होंने गद्दी प्राप्त किया था। इनके समय में भी कई सारे विद्रोह हुए। इनका जो शासनकाल है विद्रोहों से भरा पड़ा शासनकाल है। इनका जो शासनकाल है आक्रमणों से भरा पड़ा शासनकाल है। इनके शासनकाल के समय कई विद्रोह हुए। इनके शासनकाल के समय कई मंगोल आक्रमण हुए। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो अपने थे उन्होंने ही विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद का पुत्र अकद खान ने विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी का भांजा मलिक उमर मंगू खान ने विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहने वाले हाजी मौला ने विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 विद्रोह हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 विद्रोह हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो 4 विद्रोह हुए थे उसमें पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों ने किया था। उसमें पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों ने किया था। नवीन मुसलमान, नवीन मुसलमान। अब यहां पर नवीन मुसलमान शब्द का प्रयोग हम किए हैं और हम आपको बता चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक थे। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक थे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाती उलूग खां अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया और भारत आकर के उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और भारत आकर जो उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया वही मुसलमान नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान मतलब चंगेज खां का नाती उलूग खां जो भारत आया और भारत आकर के उलूग खां ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, वही लोग नवीन मुसलमान कहलाए। तो नवीन मुसलमान को पहले भी हम आपको परिभाषित कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों ने किया और अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया था, आप याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात का अभियान किया। गुजरात के शासक गुजरात छोड़कर भाग गए। उलूग खां नुसरत खां गुजरात को पूरी तरीका से लूटा, पूरा धन संपत्ति प्राप्त किया। तो गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी को काफी धन संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। उसी धन संपत्ति को नवीन मुसलमान लूटना चाहता था और उसी धन संपत्ति को नवीन मुसलमान लूटने के उद्देश्य से ही अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह कर दिया। लूटने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह कर दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय दूसरा विद्रोह, अलाउद्दीन खिलजी के समय दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद का पुत्र अकद खां ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का भाई था मोहम्मद और मोहम्मद का पुत्र था अकद खां। मोहम्मद का पुत्र था अकद खां। अकद खां ने दूसरा विद्रोह किया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी का भांजा था, भांजा का मतलब समझते हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी का एक भांजा था मलिक उमर और एक था मंगू खां। मलिक उमर बदायूं का सूबेदार था और मंगू खां अवध का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी के भांजा
भांजा मलिक उमर और मंगू खां। मलिक उमर और मंगू खां ने विद्रोह किया। मलिक उमर बदायूं का सूबेदार था और मंगू खां जो है मंगू खां आपको अवध का सूबेदार था। अवध का सूबेदार था। तीसरा विद्रोह उनके दो भांजा ने किया। फिर चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया। हाजी मोला ने चौथा विद्रोह करके लाल महल दिल्ली में है, वो लाल महल बलबन के द्वारा बनवाया गया था। लाल महल को जीत लिया और लाल महल को जीत करके उस पर अपना अधिकार की घोषणा कर दिया हाजी मोला। ये चारों विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब ये चारों विद्रोह हुए तो इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने दबाने के लिए कई सारे कदम उठाए। इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे कदम उठाए और इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो कई सारे कदम उठाए उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम यह किया कि गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग एक काम अलाउद्दीन खिलजी ने यह किया कि गुप्तचर विभाग का गठन किया। दूसरा काम अलाउद्दीन खिलजी ने मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा दिया, जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। और तीसरा काम अलाउद्दीन खिलजी ने यह किया कि उनके दरबार के जो अमीर लोग थे, सरदार लोग थे, उन लोगों को आदेश दिया कि आप लोगों को आपस में मिलना जुलना नहीं है, आप लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं करना है, एक दूसरे के परिवार के साथ विवाह स्थापित नहीं करना है। जो अमीर लोग थे, सरदार लोग थे, वो एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके सरदार लोग, अमीर लोग जो है ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था और फिर सुल्तान को ही चुनौती देने लगता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए ये उपाय किए और इन उपायों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय होने वाले सभी के सभी विद्रोह को दबा दिया। चारों के चारों विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने आसानी से दबा दिया। विद्रोह दबाने में अलाउद्दीन खिलजी को कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी अपने चाचा और ससुर के समय विद्रोह किए थे तो उनके समय में भी विद्रोह हुआ। और साथ ही साथ कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर इल्तुतमिश के समय पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल 1211 से 1236 के समय पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ और उसके बाद लगातार भारत पर मंगोल आक्रमण होते रहे और लगभग पूरे दिल्ली सल्तनत काल में लगातार मंगोल आक्रमण होते रहे और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने उस मंगोल आक्रमण को अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर खत्म किया। और कहा जाता है कि सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस मंगोल आक्रमण को भी दबा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक योग्य, सशक्त, मजबूत और अस्थायी सेना थी और योग्य सेनापति सब अलाउद्दीन खिलजी की सेना में थे, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले सभी विद्रोह को दबा दिया। जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले सभी प्रकार के विद्रोह को दबा दिया, सभी प्रकार के विद्रोह को दबा दिया, सभी प्रकार के विद्रोह को दबा दिया, सभी मंगोल आक्रमण को दबा दिया। मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 मंगोल आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उसमें पहला मंगोल आक्रमण 1297 में, दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 में, तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 में, चौथा मंगोल आक्रमण 1303 में, पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 में और छठा मंगोल आक्रमण 1306 में। छठा मंगोल आक्रमण 1306 में। पहला मंगोल आक्रमण जिस मंगोल नेता के नेतृत्व में हुआ था उसका नाम था कादर खां। दूसरा मंगोल आक्रमण जिसके नेतृत्व में हुआ था उसका नाम था सल्दी खां। तीसरा मंगोल आक्रमण जिसके नेतृत्व में हुआ था उसका नाम था कुतलूब ख्वाजा और तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ था। फिर चौथा मंगोल आक्रमण तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ था, फिर पांचवा मंगोल आक्रमण अली बेग के नेतृत्व में हुआ था, छठा मंगोल आक्रमण इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था, और इन सभी मंगोल आक्रमण को ये मंगोल नेता थे जिस मंगोल नेता के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था उस मंगोल नेता का नाम है ये। और वहीं इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां, मलिक काफूर इन सभी के मदद से दबाने का काम किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी मंगोल आक्रमण को दबा दिया। प्रथम मंगोल आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां और जफर खां के नेतृत्व में दबाया। फिर दूसरा मंगोल आक्रमण को जफर खां के नेतृत्व में दबाया। तीसरा मंगोल आक्रमण को जफर खां के नेतृत्व में ही दबाया और जफर खां इस मंगोल आक्रमण को दबाते हुए ही मारा
मारा गया था। इस मंगोल आक्रमण को दबाते हुए मारा गया। फिर चौथा, पांचवा और छठा, ये सभी मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में दबा दिया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है दबा दिया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में दबा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय होने वाले ये प्रमुख मंगोल आक्रमण है। और इन मंगोल आक्रमणों को अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति के बल पर दबाने का काम किए। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा शासनकाल नहीं रहा है। 1296 से 1316 लगभग 20 वर्षों का शासन रहा है। अकबर की तुलना में तो छोटा ही शासन रहा है। अकबर तो लगभग 50 वर्ष शासन किया है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने छोटे से शासनकाल में कई बड़े बड़े सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कई बड़े बड़े सुधार किए गए हैं, अब हम लोग यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के सुधार के विषय में ही बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सुधार किए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार के विषय में यहां पर हम लोग चीजों को देखेंगे, बात करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य क्षेत्र में सुधार किए गए, आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए गए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सबसे पहले सैन्य क्षेत्र में सुधार किए गए हैं, उस सुधार को हम लोग देखते हैं कि सैन्य क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किया। एक तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मनसा था, अलाउद्दीन खिलजी का जो मनसा था वो था विश्व विजय करने का। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय के सपना को त्याग दिया। और विश्व विजय के सपना को त्याग कर अलाउद्दीन खिलजी ने भारत विजयी अभियान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। तब भारत को भी जीतना है तो उसके लिए तो एक मजबूत और सशक्त सेना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मजबूत और सशक्त सेना बनाने को लेकर अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही हुए जिन्होंने अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही हुए जिन्होंने अस्थायी सेना की नींव रखी, अस्थायी सेना की नींव रखी। दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही हुए जिन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि सैनिकों को भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था या जागीर दे दिया जाता था। भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था या जागीर दे दिया जाता था। लेकिन सैनिकों को पहली बार नगद वेतन देने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत एक अस्पा दो अस्पा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है एक अस्पा दो अस्पा, एक अस्पा दो अस्पा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। एक अस्पा का मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक और दो अस्पा का मतलब दो घोड़ा वाला सैनिक। और देखिए, सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उस वेतन का आधार होता था सैनिकों के पास घोड़े की संख्या कितनी है। सैनिकों के पास जितना अधिक घोड़ा का संख्या होता था उस सैनिक को उतना अधिक वेतन दिया जाता था। जिस सैनिक के पास जितना अधिक घोड़ा की संख्या, उस सैनिक को उतना अधिक वेतन दिया जाता था। जिस सैनिक के पास जितना अधिक घोड़ा, उस सैनिक को उतना अधिक वेतन दिया जाता था। और होता यह था कि वेतन में सैनिक भ्रष्टाचार कर लेते थे और युद्ध में सैनिक अच्छा घोड़ा लेकर नहीं जाता था बल्कि खराब घोड़ा लेकर चल जाता था, जिस वजह से युद्ध में हारने की संभावना बन जाती थी। इन सभी चीजों के मद्देनजर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया। सैनिकों का हुलिया लिखना मतलब सैनिकों का विवरण लिखना कि सैनिक का क्या नाम है, उसके पास कितना घोड़ा है, कितना अच्छा घोड़ा है, कितना खराब घोड़ा है, सैनिकों का हुलिया लिखना। और घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा को जो है दाग दिया जाता था, अच्छा घोड़ा और खराब घोड़ा। अच्छा घोड़ा का अलग प्रतीक चिन्ह होता था और खराब घोड़ा का अलग प्रतीक चिन्ह होता था। तो घोड़ा पर जो है एक चिन्ह दे दिया जाता था कि ये अच्छा घोड़ा है और ये खराब घोड़ा है। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सैनिक युद्ध में खराब घोड़ा लेकर के ना आए, और युद्ध में खराब घोड़ा लेकर के जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है युद्ध में हार होगी। और अलाउद्दीन खिलजी को हार पसंद नहीं था, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया। तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों के हुलिया लिखने, हुलिया लिखने और जो है आपको सैनिकों के हुलिया लिखने और घोड़ा दागने, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ये सभी प्रकार के सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत किए गए थे। और इसके अलावे अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक क्षेत्र में कई सारे सुधार किए। आर्थिक क्षेत्र में भी अलाउद्दीन खिलजी का सुधार काफी प्रशंसनीय है। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिक से अधिक कर वसूली करने को लेकर एक अलग विभाग का गठन किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अधिक से अधिक कर वसूली को लेकर जो एक अलग विभाग का गठन किया था, उस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। उस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है आपको दीवाने मुस्तखराज नामक, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दीवाने मुस्तखराज नामक वित्त विभाग का गठन किया गया था। दीवाने मुस्तखराज नामक जो है वित्त विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में बड़े बड़े सुधार किए। और आर्थिक क्षेत्र में ध्यान से समझिएगा कि इन्होंने तो सबसे पहला काम यही किया, जितने भी सैनिक थे या जितने भी अमीर लोग थे, सरदार लोग थे,
वसूलने वाले लोग थे, सभी से उनकी भूमि ले लिया और सभी को वेतन देना शुरू कर दिए, सभी को वेतन देना शुरू कर दिए कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तो हम आपको वेतन देंगे लेकिन भूमि नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो इन्होंने भूमि का टुकड़ा जागीर ले लिया, अर्थात इन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। जागीरदारी प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया और जागीरदारी प्रथा के स्थान पर नगद वेतन देना इन्होंने सभी प्रकार के पदाधिकारियों को शुरू कर दिया और इन्होंने अपने समय अधिकांश भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया, सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। अधिकांश भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया और इन्होंने कर की दर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। इन्होंने टैक्स की दर, कर की दर को बढ़ाकर के जो है आपको 50% तक कर दिया, कर की दर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। और इन्होंने मानव के जीवन से संबंधित जितने भी मानव जीवन से संबंधित जितने भी आवश्यक वस्तुएं हुआ करता था, उन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को इन्होंने निश्चित कर दिया। और साथ ही साथ कहा जाता है कि इन्होंने कम तोलने वाले व्यापारी पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर यह घोषणा किया कि जो व्यापारी जितना कम तोलेगा उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। यह घोषणा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने गरीबों को मदद भी किया और अलाउद्दीन खिलजी शासन का केंद्रीयकरण भी किया, शासन का केंद्रीयकरण भी किया, मतलब सभी प्रकार की शक्ति अपने में समेकित कर लिया, सभी प्रकार की शक्ति अपने में समेकित कर लिया और सभी प्रकार के निर्णय अलाउद्दीन खिलजी स्वयं लेना शुरू कर दिए थे। सभी प्रकार के निर्णय अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको स्वयं लेना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ गरीबों को मदद करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव डाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है आपको डाला गया था। ये तमाम प्रकार के सुधार भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किए गए हैं और अलाउद्दीन खिलजी ये तमाम प्रकार के सुधार करते हुए अंततः 1316 ईस्वी में परलोक को सिधार गए, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का देहावसान हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के देहावसान होने के बाद अगला सुल्तान बना सिहाबुद्दीन उमर 1316 में सिहाबुद्दीन उमर बना। लेकिन सिहाबुद्दीन उमर को हटा करके 1316 ईस्वी में ही मुबारक शाह खिलजी अगले शासक बने, या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या मुबारक शाह खिलजी अगले शासक बने। और मुबारक शाह खिलजी की अगर आप बात करेंगे, मुबारक शाह खिलजी की अगर आप बात करेंगे तो मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर के 1320, मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किए। शुरुआती वर्षों में तो मुबारक शाह खिलजी ठीक ठाक थे और मुबारक शाह खिलजी शुरुआती वर्षों में ठीक ठाक थे। यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुबारक शाह खिलजी की अगर बात करें तो इन्होंने देवगिरी का फिर से विजय किया था। देखिए देवगिरी में बहुत अधिक धन संपत्ति था और देवगिरी का जैसे शासक परिवर्तित होता था वो अधीनता मानने से इनकार कर देता था, अधीनता मानने से इनकार कर देता था। तो इन्होंने 1317-18 ईस्वी में देवगिरी का पुनर्विजय किया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी देवगिरी का विजय किया था, और अलाउद्दीन खिलजी 2 बार देवगिरी को जीता था। एक बार जब रामचंद्र देव था तब और दूसरे बार जब शंकर देव था तब। लेकिन बाद में जाकर देवगिरी का शासक बना था हरपाल देव, जो कि रामचंद्र देव के दामाद थे। और मुबारक शाह खिलजी के समय देवगिरी के शासक हरपाल देव थे और मुबारक शाह खिलजी ने जो है आपको 1317-18 में देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी के शासक हरपाल देव को पराजित किया और देवगिरी के शासक हरपाल देव को पराजित करके देवगिरी को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये पहला सुल्तान हुआ जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इससे पहले कोई भी सुल्तान अपने आप को सुल्तान मानता था और सुल्तान होने के नाते जो है शासन प्रशासन चलाने का काम किया करता था। लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुबारक शाह खिलजी प्रथम सुल्तान हुआ जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया। और इतिहासकार बर्नी, आप याद कीजिए, हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए होंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत, बताएं कि नहीं बताए होंगे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम आपको यही बताए होंगे कि कौन इतिहासकार कौन पुस्तक लिखा है, कौन से भवन बने, कौन से मस्जिद बने, किसके समय कौन विदेशी यात्री का आगमन हुआ, ये सब बात बताए होंगे। तो इतिहासकार बर्नी के द्वारा रचित साहित्यों से हमें सल्तनत काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि शुरुआती वर्ष में तो मुबारक शाह खिलजी ठीक ठाक थे, इनकी मनोदशा एकदम ठीक ठाक था। लेकिन बाद में जाकर जो है भोग और विलासी प्रवृत्ति का हो गया। और जब मुबारक शाह खिलजी भोग और विलासी प्रवृत्ति का हो गया तब ये स्त्री का वस्त्र पहनकर जो है दरबार में आना शुरू कर दिया था, महिला का वस्त्र पहनकर दरबार में आना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, बर्नी आगे बढ़कर यह भी लिखते हैं कि कभी कभी तो ये नग्न होकर के दरबार में दौरा करता था। तो इनकी मनोदशा जो है बाद के वर्षों में जाकर बिगड़ गई थी, जिस वजह से इस प्रकार के काम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी करने लगे। और फिर कालांतर में जाकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या नासरुद्दीन खुसरो शाह ने कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या नासरुद्दीन खुसरो शाह ने कर दिया। और खुसरो शाह ने
अपने आप को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित किया, दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित किया। और खुसरो शाह बहुत ज्यादा दिन तक जो है आपको गद्दी पर नहीं रह पाए। और जब ये सुल्तान बने तो सुल्तान बनने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वह उपाधि था पैगंबर का सेनापति, वह उपाधि था आपको पैगंबर का सेनापति। पैगंबर का सेनापति जैसी उपाधि जो है आपको खुसरो शाह के द्वारा धारण किया गया था। और खुसरो शाह के विषय में कहा जाता है कि ये भारत में जन्म लेने वाला मुसलमान था। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुबारक शाह खिलजी तक जितने भी मुस्लिम शासकों ने शासन किया, ये सभी भारत में जन्म नहीं लिए थे। भारत से उन लोगों का वास्ता नहीं था, आक्रांता था, आक्रमणकारी था, विदेशी था। वो मध्य एशिया में सबका जन्म हुआ था। लेकिन खुसरो शाह का जन्म भारत में हुआ। ये भारतीय मुसलमान था। इनसे पहले जितने भी मुसलमानों ने शासन किया है सभी मुसलमान थे, लेकिन विदेशी मुसलमान थे। ये प्रथम भारतीय मुसलमान हुए जिन्होंने भारत में शासन किया। और जब खुसरो शाह भारत में शासन करना शुरू किया था तो खुसरो शाह का विरोध किया गया। खुसरो शाह का विरोध विदेशी मुसलमानों के द्वारा किया गया और विदेशी मुसलमानों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और इन्हें इस्लाम का शत्रु कहकर पुकारा, इस्लाम का शत्रु कहकर पुकारा। और इनके समय यह कहा जाने लगा कि इस्लाम धर्म खतरे में आ गया है, इस्लाम धर्म खतरे में आ गया है, इन्हें इस्लाम का शत्रु कहा जाने लगा। लेकिन जो खुसरो शाह थे, इन्हें निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था। खुसरो शाह को निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था। निजामुद्दीन औलिया इनसे मिले थे और निजामुद्दीन औलिया एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ही आप सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो चिश्ती संप्रदाय के संत हुआ करते थे वे सुल्तानों से नहीं मिला करते थे, वे सुल्तानों से नहीं मिला करते थे, सुल्तानों से वे कोई संबंध नहीं रखते थे। लेकिन खुसरो शाह से निजामुद्दीन औलिया मिले थे। खुसरो शाह को निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था और इसी वजह से खुसरो शाह कुछ समय तक गद्दी पर रहे भी, नहीं तो गद्दी पर नहीं रह पाते। वही निजामुद्दीन औलिया है जिस निजामुद्दीन औलिया से अलाउद्दीन खिलजी ने मिलने की इच्छा जाहिर किया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर किया था तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे महान शासक को निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर दिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा हमारे घर में दो दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। वही निजामुद्दीन औलिया की हम बात कर रहे हैं। जो निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी जैसे महान शासक से मिलने से इनकार कर दिया था, वो निजामुद्दीन औलिया इससे मिला, खुसरो शाह से मिला। लेकिन खुसरो शाह बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रह पाया। खुसरो शाह के खिलाफ काफी षड्यंत्र हो गया था और इनके खिलाफ जो काफी षड्यंत्र हो गया था उसका सबसे बड़ा कारण था क्या? तो उसका सबसे बड़ा कारण था उनका भारतीय मूल का होना, भारत का होना। ये भारत के थे, मुसलमान थे, लेकिन ये भारत के मुसलमान थे। भारत के मुसलमान होने के कारण इनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया था और उस षड्यंत्र के शिकार खुसरो शाह हो गए और खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने, खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या करके खिलजी वंश के स्थान पर एक नए राजवंश तुगलक वंश के शासन की नींव डाली। आगे हम जानेंगे तुगलक वंश के विषय में, लेकिन उससे पहले जितना नोट में है उतना तो ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज आप लिखिए। लिखिए लिखना प्रारंभ कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय चार विद्रोह हुए, चार विद्रोह हुए जो निम्न है। अलाउद्दीन खिलजी के समय चार विद्रोह हुए जो निम्न है। एक नंबर में पहला विद्रोह, पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से, पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नवीन मुसलमानों ने किया। पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नवीन मुसलमानों ने किया। पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नवीन मुसलमानों ने किया। दो नंबर में दूसरा विद्रोह, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भाई मोहम्मद के पुत्र, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भाई मोहम्मद के पुत्र, अलाउद्दीन के भाई मोहम्मद के पुत्र, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भाई मोहम्मद के पुत्र, अलाउद्दीन के भाई मोहम्मद के पुत्र अकद खां ने किया। अकद खां, अकद खां ने किया। तीसरा विद्रोह
अलाउद्दीन के भांजा मलिक उमर, तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भांजा मलिक उमर, अलाउद्दीन के भांजा मलिक उमर जो जो बदायूं का सूबेदार था, और मंगू खां जो अवध का सूबेदार था, ने किया, अवध का सूबेदार था ने किया। आगे चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया, चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया तथा लाल महल पर कब्जा कर लिया, हाजी मोला ने किया तथा लाल महल पर कब्जा कर लिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए, निम्न कदम उठाए, एक नंबर में गुप्तचर विभाग का गठन किया, गुप्तचर विभाग का गठन किया, दो नंबर में सरदार कोमा उलेमा और अमीर, सरदार कोमा उलेमा और अमीर वर्ग के लोगों को आपसी मेल मिलाप और वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अमीरों का दमन किया, अमीरों का दमन किया। अब देखिए ये होगा, ये जो ये है, हाँ है, हमको भी पता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आगे लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तथा उन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को
उन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, उन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान तथा जनता का चरवाहा, 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 विश्व का सुल्तान तथा जनता का चरवाहा घोषित किया, विश्व का सुल्तान तथा जनता का चरवाहा घोषित किया। एक अस्पा दो अस्पा वाला बात है, देख लीजिए, है ना। दीवाने मुस्खराज है? तो आगे तो होगा, आगे होना चाहिए, आगे होना चाहिए। फिर भी लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्खराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्खराज नामक अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्खराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्खराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्खराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्खराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्खराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। आगे, अलाउद्दीन खिलजी को सूफी संत, अलाउद्दीन खिलजी से सूफी संत, अलाउद्दीन खिलजी से सूफी संत, अलाउद्दीन खिलजी से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खिलजी से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। और कहा कि हमारे घर में दो दरवाजे हैं, हमारे घर में दो दरवाजे हैं। अगर सुल्तान अगर सुल्तान अगर सुल्तान एक दरवाजे से अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करता है तो अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करता है तो मैं दूसरे दरवाजे से घर से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं दूसरे दरवाजे से घर से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं दूसरे दरवाजे से घर से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं दूसरे दरवाजे से घर से बाहर निकल जाऊंगा। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम भारतीय मुसलमान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो शाह हुए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो शाह हुए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो शाह हुए जिन्होंने शासन किया। इनके खिलाफ षड्यंत्र हुए और इन्हें इस्लाम का शत्रु इनके खिलाफ षड्यंत्र हुए और इन्हें इस्लाम का शत्रु बतलाया जाने लगा। इन्हें इस्लाम का शत्रु बतलाया गया। 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 इस्लाम का शत्रु बतलाया गया। और इनके समय यह बात फैलाया गया कि इस्लाम धर्म खतरे में है। और इनके समय यह बात फैलाया गया कि इस्लाम धर्म खतरे में है। इनके समय यह बात फैलाया गया कि इस्लाम धर्म खतरे में है। इस्लाम धर्म खतरे में है। लेकिन ध्यान रहे कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने सूफी
बात 1 मिनट में पढ़ जाइए तो पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए, आइए 1 मिनट में याद करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने विद्रोह हुए? पहला विद्रोह किसने किया? पहला विद्रोह, दूसरा विद्रोह, दूसरा विद्रोह, तीसरा विद्रोह, तीसरा विद्रोह, चौथा विद्रोह, चौथा विद्रोह। सब विद्रोह को दबाया, हाँ या ना? दबाने के लिए कौन कौन सा नीति अपनाया था याद है ना? लिखा दिया है ना? सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए? किसके समय हुए? पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ? किस मंगोल नेता के नेतृत्व? किसने दबाया? पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ? किस नेता के नेतृत्व में? दबाया किसने? दूसरा मंगोल आक्रमण कब हुआ? कब हुआ? किस नेता ने दबाया? सॉरी, किसके नेतृत्व में हुआ? किसने दबाया? दूसरा मंगोल आक्रमण कब हुआ? किस मंगोल नेता के नेतृत्व में? किसने दबाया? तीसरा मंगोल आक्रमण कब हुआ? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? और कौन दबाते हुए मारा गया? कौन मंगोल आक्रमण को दबाते हुए जफर खां मारा गया था? कौन? और चौथा मंगोल आक्रमण कब हुआ? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? पांचवा मंगोल आक्रमण कब हुआ? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? छठा मंगोल आक्रमण कब हुआ? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? अस्थायी सेना की नींव किसने रखी? अस्थायी सेना की नींव। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किसने किया? सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू। एक अस्पा दो अस्पा का प्रचलन। सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत, दीवाने मुस्तखराज नामक वित्त विभाग का गठन किसने किया? कर की दर बढ़ाकर 50% तक किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के निधन होने के बाद अगला सुल्तान सिहाबुद्दीन उमर बना, लेकिन सिहाबुद्दीन उमर के बाद कौन बना? कौन बना? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण खलीफा की उपाधि धारण किया? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण किया? किसने? और कौन स्त्री का वस्त्र पहनकर दरबार में आता था? कभी कभी नग्न होकर दरबार में दौड़ता था। मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का पुनर्विजय किया था। और जब मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का पुनर्विजय किया, उस समय देवगिरी के शासक कौन थे? कौन थे? और मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने कर दी? और मुबारक शाह खिलजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन हुए? पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की? किसने धारण किया? खिलजी वंश के किस शासक से मिलने से निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था? आए? और किससे मिला? किससे मिला? विश्व का सुल्तान किसे कहा गया? विश्व का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। जनता का चरवाहा, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु। एक बार फिर से, विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु। और फिर खिलजी वंश के बाद कौन वंश के शासन किया था? कौन वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का शासन जो है आपको 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा है। आप पहले भी आपको बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले पांचों राजवंशों में सबसे अधिक अवधि तक शासन तुगलक वंश का ही रहा है। सबसे अधिक अवधि तक शासन जो है आपको तुगलक वंश का ही रहा है। और तुगलक वंश का शासन जो है 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा है। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना की अगर बात की जाए
तुगलक वंश की स्थापना जो है आपको गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा जाता है कि इनके पिता तुर्क मुसलमान थे, लेकिन तुर्क मुसलमानों में एक कराना तुर्क होता था, कराना तुर्क होता था। इनके पिता कराना तुर्क मुस्लिम थे और इनकी माता पंजाब की जाट महिला थी। तो इनके पिता कराना तुर्क मुसलमान थे, जिस वजह से इनके द्वारा जो तुगलक वंश स्थापित किया गया था, इस तुगलक वंश को कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। तो तुगलक वंश है, तुगलक वंश को जो है कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है, कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। और यह जो राजवंश है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है, पंजाब के एरिया में पड़ता है दीपालपुर। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है ये दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त हुआ, दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त हुआ और धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि खुसरो शाह की हत्या करके इन्होंने खिलजी वंश के शासन का अंत कर दिया और वहां पर एक नए राजवंश को स्थापित कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक जब अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सेवा में कार्यरत था, तो उस दौरान इन्होंने मंगोल आक्रमण को दबाने में भाग लिया था। उस दौरान इन्होंने मंगोल आक्रमण को दबाने में भाग लिया था, मंगोल आक्रमण को दबाने में इन्होंने भाग लिया था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ही प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की, काफिर के घातक, गाजी का मतलब होता है काफिर के घातक, गाजी की उपाधि धारण की, काफिर के घातक की उपाधि धारण की, यानी हिंदुओं के विनाशकर्ता की उपाधि धारण की या फिर गैर मुसलमानों के विनाशकर्ता की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान जो है आपको गयासुद्दीन तुगलक ही हुआ। गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हुआ। साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा था। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहा था। और अपने इस छोटे से शासनकाल में कई सारे प्रशंसनीय कार्य गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए थे। जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिस प्रकार से गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हुआ, उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उसी प्रकार से जो है आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहरों का निर्माण करने वाला भी प्रथम सुल्तान आपको गयासुद्दीन तुगलक ही हुआ। नहरों का निर्माण करने वाला भी प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही हुआ। और गयासुद्दीन तुगलक का भी संबंध निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छा नहीं था। कुछ शासकों के साथ निजामुद्दीन औलिया का संबंध अच्छा था, कुछ शासकों के साथ अच्छा नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक का संबंध भी निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छा नहीं था। और निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, एक स्टेटमेंट है, बड़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर साहब या मालिक सुल्तान, दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें ही कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल में विद्रोह हो गया था। और गयासुद्दीन तुगलक के समय जो बंगाल में विद्रोह हो गया था, गयासुद्दीन तुगलक के समय जो बंगाल में विद्रोह हो गया था, उस विद्रोह को दबाने हेतु ये बंगाल गए और बंगाल में हो रहे विद्रोह को इन्होंने दबा दिया। और बंगाल में हो रहे विद्रोह को दबाने के बाद ये वापस जब बिहार के रास्ते दिल्ली जा रहे थे, तो उसी क्रम में इन्होंने बिहार के मिथिला क्षेत्र पर आक्रमण किया और मिथिला के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया और मिथिला को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मिथिला को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जब ये दिल्ली में प्रवेश करने वाले थे, तो इनका स्वागत किया जा रहा था। और इनके स्वागत को लेकर दिल्ली के अफगानपुर में एक लकड़ी के महल का निर्माण किया गया था और उस लकड़ी के महल में ही इनका स्वागत किया जा रहा था। और जब इनका स्वागत किया जा रहा था, तो उसी समय कहा जाता है कि पागल हाथी उस महल के आसपास आ गया और काफी भगदड़ मचा दिया। और उस पागल हाथी के भगदड़ मचाने से ही वह लकड़ी का महल गिर पड़ा और उस लकड़ी के महल में दबकर ही गयासुद्दीन तुगलक मर गया। यानी जो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त, इनके लिए सही साबित हुआ और ये दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। ये जो है आपको दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या की गई। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में दबकर निधन हो गया। और फिर इनके बाद अगले सुल्तान बने मोहम्मद बिन तुगलक। अगले सुल्तान कौन बने? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनका बेटा था, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक
गयासुद्दीन तुगलक ने एक शहर को भी बसाया था और गयासुद्दीन तुगलक ने जिस शहर को बसाया था उस शहर का नाम था तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली में ही था। दिल्ली स्थित तुगलकाबाद नामक शहर को या तुगलकाबाद के किला को जो है इन्होंने ही बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना है, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया है। आगे हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में, लेकिन उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक को पढ़िए 1 मिनट में, पढ़ लीजिए 1 मिनट में जल्दी। उसके बाद किस वंश का शासन स्थापित, किस वंश का? तुगलक वंश को और किस नाम से जाना जाता? कौन वंश के नाम से? तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक। गादी की उपाधि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने धारण, किसने धारण किया? नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम? तुगलकाबाद के किला को किसने बसाया? आए निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त? निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त? लकड़ी के महल में दबकर किसका निधन हो गया? लकड़ी के महल में दबकर किसका निधन हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था? आए गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसे आगे देखेंगे अगले क्लास में। मोहम्मद बिन तुगलक आज शुरू करना सही ना है, बहुत ज्यादा बता नहीं पाएंगे, तो अगले क्लास में देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए। तो जो है आप लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैथ का क्लास, मैथ का क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कौन कौन लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं? मैथ का क्लास कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। तो मैथ का क्लास कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर लीजिए। हाँ ठीक। अब मम्मी का समय, कौन कौन लोग मैथ का क्लास नहीं कर रहे हैं? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। मैथ का क्लास नहीं कर रहे हैं, खड़ा हो जाइए। चलिए बैठ जाइए। कौन कौन लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं? कौन कौन लोग फिजिक्स का क्लास नहीं कर रहे हैं? मां का समय, खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। मां का समय, खड़ा हो जाइए। चलिए, तो आप लोग बोलते हैं क्लास नहीं होता है, क्लास तो होवे करता है। क्लास तो इतना होता है, इतना क्लास कहीं नहीं होता है, समझे? अरे एगो क्लास नहीं होता है, दूसरा मैथ होवे करता है। मैथ नहीं हुआ तो फिजिक्स होवे करता है, एक दिन में एगो क्लास होवे करता है। अरे पढ़ने वाला लक्षण रहेगा तब ना जी, है? देखिए बैठने के लिए नहीं बोले, बैठ गया, कितना निर्लज पतित है। बैठ जाइए, अब जब बैठने के लिए तैयार बैठिए, तब कहिएगा रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट क्या है? दाल भात चोखा है? बोले ना फिजिक्स का क्लास करने के लिए। मैथ तो 3 दिन में होता है जी, मैथ भी तो 3 दिन होता है, सुबह में 8 से 10। अरे कभी भी कर लेना है। मैथ का बड़ी अहम रोल होने जा रहा है परीक्षा में, आप बात को समझिए। मेरिट आपका तभी बनेगा जब आपका मैथ, ये तो पहले से परंपरा है, मेरिट आपका तब बनेगा जब मैथ में 100%, मैथ रीजनिंग में 100% करके आएंगे। तो इस बात को आप लोग समझते काहे नहीं है? मत समझिए, मेरा क्या लीजिएगा। मेरिट में छटिएगा तो फिर बैग लेकर के दूसरा जगह कहीं टहलिएगा, टहलते रहिए ऐसे ही। जीवन में टहलना ही तो काम है। अगर मान लिया जाए पिछला सप्ताह मेरा क्लास नहीं ही हुआ, बिट्टू सर का क्लास नहीं हुआ, तो आपको तो ये करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? तो आपको मैथ का क्लास कम से कम कर लेना चाहिए था। मैथ का क्लास तो 3 दिन हुआ है, मंगल बृहस्पति शनि, 3 दिन मैथ का क्लास हुआ है। हुआ है नहीं हुआ है जी? एकदम हुआ है, मैथ का क्लास हुआ है। तब आपको नहीं कहने को मिलता कि मैथ का क्लास नहीं हो रहा है। ठीक है, जरूरी थोड़े है कि सिर्फ मेरा क्लास होना ही क्लास होना होता है, ऐसा कोई जरूरी ना है। क्या पता कल हम ही ना रहे, मान लिया जाए कि हम कोचिंग छोड़ दे, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। अरे बहुत उपाय है जी, ये भगवान बोलते हैं छोड़ करके कहां जाइएगा। तो अभी बहुत उपाय है जीवन में महाराज। अभी ऐसा थोड़े है कि सब दरवाजा बंद हो गया, सब दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अभी कंपटीशनों में बहुत उम्र है। इसमें क्या था? संसदीय समिति 216 से 222। अगला है संसदीय अधिनियम, जरूरी ना है हमको लगता है, देख लेते हैं। संसदीय अधिनियम ना जरूरी है, कभी कताल यहां से उठा करके पूछता है, नहीं करना है, हमको लगा जरूरी ना है। इसमें अगला होमवर्क है आप लोगों का चैप्टर नंबर 25 संसदीय अधिनियम, चैप्टर नंबर 25 संसदीय अधिनियम, चैप्टर नंबर 25 संसदीय अधिनियम। ठीक है, पूरा करना है। ठीक है, 24 का जवाब दीजिए। क्या करें आप लोग के लिए, हमको तो कुछ नहीं समझ में आता, पढ़ते उड़ते हैं ना सिर्फ एकदम। बताइए, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी चाको। पीसी चाको। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति या प्राकलन समिति? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसके रिपोर्ट की? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कहां की जाती है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? लोकसभा का। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत की संसद को।
सबसे बड़ी संसदीय समिति। प्राक्कलन, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। चलिए आगे चैप्टर नंबर 25 होमवर्क दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है अति तो खत्म हो गया है, क्वेश्चन बैंक तो खत्म हो गया है, क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया है। फिर से करना है, हाँ फिर से करना है। तो फिर से क्वेश्चन ए कीजिएगा या फिर उसके पीछे में जो क्वेश्चन ए करना है, क्या करना है? फिर से क्वेश्चन ए, उसके पीछे जो है दोनों दोनों। तो इस बार जो है ना एक तरफ से चलने देते हैं, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज। क्या? तो इस बार जैसे क्वेश्चन में इस बार ज्यादा टाइम नहीं देंगे, एक दिन में 100 क्वेश्चन। क्या विचार है? और फिर जो उसके पीछे पहले में इकोनॉमिक्स है तो उसमें समय दे देंगे, उसमें जितना समय लगेगा उसमें कम कम देंगे, ठीक है। ऐसा कर देते हैं, पूरा इस बार पूरा होने दीजिए, ठीक है। दीजिए दीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बैंक में सुन लीजिए, इसमें पहला है, और आप डिस्कशन देखते हैं या नहीं देखते हैं उससे हमको कोई ये नहीं है, लेकिन आपको डिस्कशन देखना चाहिए, क्योंकि आप मान करके चलिए आपके बैच में क्वेश्चन बैंक करवाए हैं, होमवर्क करवाए, फिर तीसरा बार हो रहा है, तो तीसरा बार में भी डिस्कशन नहीं देखिएगा तो कैसे होगा? कब देखिएगा? तो डिस्कशन देखिए। अरे रीडिंग मारिए ना महाराज, अरे कम से कम जब तक है ना, जब तक नोटिफिकेशन और नहीं आता है रीडिंग मारिए, खूब रीडिंग मारिए, बुक को इधर से उधर पढ़ जाइए। अरे पढ़ जाइएगा ना, कम से कम 5 बार पढ़ जाइएगा, दिमाग में बहुत कुछ चल जाएगा। आप समझ नहीं रहे हैं बातों को, और समय ऐसे गुजरता जाएगा, समय का कोई ये नहीं है। जैसे बिहार पुलिस का वैकेंसी अचानक आ गया, दरोगा का वैकेंसी भी कभी भी अचानक आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो पढ़िए महाराज, पढ़िए, ठीक है। तो पहला दिन में है पहला सेट पूरा 1 से लेकर के 100 तक। हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना है, डिस्कशन आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स 1 बाय 1 करके देंगे, ठीक है। तो इसमें है पहला सेट पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक। रिवीजन हो रहा है, तीसरा बार रिवीजन हो रहा है। अब इसमें भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है, जैसे कि पॉलिटी आप लोग को 2 बार हो गया, एक प्रकार से मान करके चलिए, तो ठीक है, मान करके चलिए 2 बार हो गया, समझे? तो चलिए ठीक है, पढ़िए लिखिए मन से, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।